अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं चाहूँगा उस पर हम तफसील से बात करें। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इस वक्त एक अजीब धुंधली सी तस्वीर है जो हमारे सामने है। बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत की फॉर्मेशन किस तरीके से होने जा रही है। मुख्तलिफ जमातें, उनका प्रोटेस्ट है या 8 फरवरी के इंतखाबात को वो धांधली ज़दा करार दे रहे हैं। और ये दावा बहुत सारी जमातों की जानिब से किया जा रहा है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है। नताइज से मुतमईन वो नज़र नहीं आते हैं। और यही वजह है कि एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसके पास सादा अक्सरियत हो कि वो हुकूमत फॉर्म कर सके। और फिर अगर पाकिस्तान मुस्लिम नून, जिसने एक तरह से विक्ट्री स्पीच देकर ये ऐलान भी किया था, तो उनको भी दीगर सियासी जमातों की ज़रूरत है, जिनमें सिर्फ एक जमात के साथ इत्तेहाद कर लेने से भी नहीं हुकूमत बनती, कुछ छोटी जमातों को भी साथ मिलाना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी पहले वाजे कर चुकी है कि वो काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे PMLN को। इसके साथ साथ जिनकी एक दूसरे पर सख्त तनकीद या बयानबाजी रहती थी, JUI और PTI, उनकी मुलाकातें हो रही हैं और वहाँ से मुश्तरका पैगामात निकल रहे हैं। फिर हम सिंध में देखें तो हमें GDA का एहतजाज नज़र आ रहा है, जिसमें आज ये पीर पगारा ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि ऐसी खिचड़ी बन गई है कि जिसकी भी हुकूमत बने वो 8 से 10 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। पहली बात तो इस वक्त हुकूमत बनना बड़ा मसला बना हुआ है, बनेगी किस तरह से, फिर चलना यकीनन वो एक बड़ा मसला है। उस पर मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेटमेंट्स भी हैं, दीगर रहनुमाओं के भी हैं कि ये हाइब्रिड प्लस एक गवर्नमेंट होगी जिसको इंस्ट्रक्शंस कहीं और से आ रही होंगी। फिर एक फजल रहमान साहब ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसके बाद एक तवील बहस छिड़ी और फिर आज अब से कुछ देर कबल उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि जी अब उसको छोड़ दें बात को, वो गलती से मेरे मुंह से नाम निकल गया था। ये सारी की सारी इस वक्त एक सूरत हाल है। एहतजाज हम देख रहे हैं, हमें कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल नज़र आती है, आज उनकी जमात इस्लामी के साथ भी मुलाकात हो गई, मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो एक दूसरे के हवाले से इन मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए दिए जा रहे हैं। और इसी में दिन गुजर रहे हैं, वक्त आगे बढ़ रहा है और एक गवर्नमेंट जो फॉर्म होनी है जिसकी क्या शक्ल होगी, मैं चाहूँगा ज़रा कुछ बात हम इस पर भी करें, उसको चैलेंजेस क्या होंगे। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम देने की एक दरख्वास्त एक शहरी की जानिब से दायर की गई थी, जिसे समात के लिए मुकर्रर किया गया है। और इस वक्त अमेरिका या दीगर ममालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और जो बानी PTI हैं वो भी बाहर की क़ुव्वतों से, अमेरिका से इंतखाबात में मुदाखलत या उनके हवाले से बात करने की बात कर रहे हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये दावत देना मुल्क की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ है। मैं चाहूँगा तफसील से सारे मामले पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और आगा इकरार हारून साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब से पहले मैं ज़रा राय ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं मौलाना साहब के इस दावे को और फिर मुकर जाने को? अब क्या सारा कुछ खुल गया इसके बाद जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि जी गलती से नाम निकल? अच्छा अरसलान, बहुत शुक्रिया। और आप बहुत प्यारे और अजीज़ भाई हैं। बस सर आपसे एक दरख्वास्त करूँगा कि एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया मौलाना के लिए, मुकर गए हैं। ये उनके एहतराम के मेरे ख्याल में मुनाफी लगता है। अगर आपको बुरा ना लगे जी, तो काइंडली ये उनके मर्तबे के मुताबिक नहीं है लफ्ज़ ठीक है, मुकर जाना। ठीक है, मैं वापस लेता वो हूँ। उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया या विजिट कर ली अपनी बात, इस तरह हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, मौलाना फजल रहमान ये सब क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ऑब्वियस है, बड़ी समझ में आने वाली बात है। और जो न समझ में आने वाली बात है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान को सबसे ज़्यादा नुकसान तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुआ है तो किसके हाथों हुआ है, किसको फ़ायदा पहुंचा है? जो हमारे भाई सुहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्होंने ये कह दिया है, खुलेआम कह दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का अगर ऑडिट हो जाए तो बड़े होशरुबा इंकशाफात होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिनसे फजल रहमान को नुकसान पहुंचा है, मौलाना फजल रहमान को, दरअसल उनकी तरफ इशारा है कि गड़बड़ तो उनकी तरफ से हुई है या उनके लिए हुई है। जी, अब ये कुछ लोग कहने लग पड़े हैं कि वहाँ की जो किसी हद तक वो ब्यूरोक्रेसी जो इंतखाबी अमल में इन्वॉल्व रही है, वो असातिज़ा जो पोलिंग स्टेशन पर होते हैं, वो भी उनके भी वाज़ेह झुकाव एक जमात की तरफ था
और फिर नतीजा ये निकला कि बैलेट पेपर कहते हैं कि कचरे के ढेर से मिले, जिन पर यानी पीटीआई के अलावा दीगर जमातों के निशान थे। ये जो बात है ये तो हुई ना समझ में आने वाली कि वहाँ क्यों नहीं, आपने उनका मैं डॉक्टर उनकी तरफ साहब झुकाव। कतल कलामी की माजरत, जो आपने कहा कहते हैं, ये तो मरियम औरंग साहिबा कह रही हैं, और कौन कहता है इसके अलावा? बात आ गई ना सामने, बात कही गई, तो राइट। एक आ गया ना पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये है कि मोहल्ला का उस तरफ जाना ऑब्वियस है। क्यों? इसलिए कि गुज़श्ता 4-5 बरस का जो अरसा है, इस अरसे में जो कोई भी एहतजाज हुआ, जो मामलात हुए, जो लॉन्ग मार्चेस निकाले गए और जो कुछ भी हुआ, उसका बेशतर जो जिम्मेदारी थी वो तो मौलाना ने अदा की। फ्रंट फुट पे मौलाना खड़े थे और उन्होंने चैलेंज भी किया उन हुक्मरानों को, यानी पीटीआई की हुकूमत को और इन लोगों को उन्होंने चैलेंज भी किया। तो आज जब उसके फल का वक्त आया, तो उस मरहले पर एक तो ये कि केपीके में जो नताइज हैं वो मौलाना के ख्वाहिश के मुताबिक नहीं आए, और दूसरे वो जो एलाइज थे मौलाना के, जैसे जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है और दूसरे भी, वो ऐसी सिचुएशन बन गई कि मौलाना के लिए कोई जगह नहीं बन रही, न वफाक में न किसी दूसरी जगह पर। और यानी पीपल्स पार्टी ने पहले मुतालबात कर दिए कि हमें ये पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, ये पोजीशन चाहिए, और बाकी जो पोजीशन बच जाती है वो एक आधी बचती है जो मुस्लिम लीग को मिलेगी। तो मौलाना के लिए कोई जगह बची नहीं है। अगर मौलाना के लिए कोई जगह नहीं बची तो मौलाना को आखिर कुछ तो करना है, तो मौलाना वो कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले एक दावा किया और फिर उसको रिविजिट कर लिया बकौल डॉक्टर फारूक आदिल साहब। आगा इकरार हारून साहब, सर आपकी क्या राय होगी सर इस मामले पर? देखिए, एक बड़े दुख की बात यह है कि जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो बेचारा उधार लेकर इलेक्शन करवाता है। उधार से मुराद है कि आज तक पाकिस्तान में 50 साल हो चुके हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो गए हैं पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को आए हुए। हमने इलेक्शन कमीशन को परमानेंट अदारे के तौर पे बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की है। और जब वो उधार पे लेंगे, टीचर्स लेंगे या बाकी लोग लेंगे, तो लोकल एरिया में एक टीचर जो ग्रेड 7 या 6 का बेचारा होता है, उसकी क्या मजाल है कि वो उस इलाके का ताकतवर आदमी के खिलाफ अगर इलेक्शन में एक उसका किरदार है, वो उस किरदार को अदा ना करे उस ताकतवर इंसान की विल के मुताबिक। ये बात कहते हुए भी मुझे, लिखते हुए भी 35 साल हो गए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप इस इलेक्शन के रिजल्ट देखें कितने अजीब हैं कि बलूचिस्तान के नताइज तो जेयूआई के लिए दुरुस्त हैं, अगर सब केपी के लिए मुझे दुरुस्त ज़रा नहीं है। पहले मौलाना फजल रहमान साहब के दावे पे ज़रा थोड़ा सा एक कमेंट कर देना, फिर हम इस पे आते हैं। जी, देखिए, मौलाना साहब ने बात कह दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने गलत बात की थी या मैंने कोई गलत बयानी की थी। उन्होंने कहा छोड़ें उस बात को, निकल गई है मुंह से। वो जो करना चाहते थे वो कर गए, तो ना तो वो वापस लेंगे उन लफ्जों को, ना वो कहेंगे कि उन्होंने कोई गलत बयानी की है। और यही एक पॉलिटिशियन की खूबसूरती होती है, जो उन्होंने करना होता है वो कर जाते हैं। वो कर गए हैं। अब जो मर्जी कर ले कोई, लाख आप अपनी जस्टिफिकेशन देते रहे। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम बीन्स तब भी स्पिल करते हैं जब हम ताकत में नहीं होते हैं। और ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अपनी रिटायरमेंट के बाद किताबें लिखते हैं कि मैंने देखा, जब वो ताकत में होते हैं और उनके नीचे सब कुछ देख रहे होते हैं, तब तो वो कभी नहीं बोलते हैं। तब तक तो मेरे और आप जैसे सहाफ़ी को कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं कि यार ये मुल्क तबाह होने जा रहा है और फलानी चीज़ का फैसला हुआ है और उस मुल्क को इतने बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। रिटायरमेंट के बाद उनको भी बहुत याद आ जाती है, ऑनेस्टी याद आ जाती है, और अब अपना जो है रियासत की जिम्मेदारियां याद आ जाती है। तो ये एक आम सी बात है। हमारा आप ये सारा सिलसिला देखें ना, जो पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई उसके बाद किस किस को क्या क्या याद नहीं आया। पहले क्यों नहीं याद था? किसी ने ये कहा कि जी वो इनकॉम्पिटेंट आदमी था, हम समझाते रहे, वो नहीं माना। उसने कहा कि नहीं जनाब इन्होंने मुझे निकाला। सबको बातें तभी याद आई ना जबकि वो ताकतों में नहीं रहे। तो ये तो इस उसमें आप आज अगर मौलाना साहब का नाम डाल देते तो क्या फर्क पड़ता है? आई मीन हर ताकतवर आदमी अपने कंफर्ट लेवल के बीच में वो इंफॉर्मेशन देता है जो वो देना चाहता होता है। आप इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर रहे होते ना उनको, वो खुद वो इंफॉर्मेशन
जो है वो स्प्रेड करते हैं। कोई किसी सहाफ़ी को बुला के कर लेता है, जबकि भी उसको 2 साल भी नहीं हुए होते रिटायरमेंट को, 2 महीने भी नहीं हुए होते रिटायरमेंट को। वो सहाफ़ियों को बुला के अपना स्पोक्समैन बना लेता है। बात तो आपकी ये अगर तो साहब ये आप अपनी आज जगह मौलाना पे, साहब की लेकिन ज़िम्मेदारी अब तो ना जब ठहराएँ इसकी। जब इस तरह से करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब, आपने कहा कि जी वो एक वक्त है, आज उन्होंने ये बात कह दी, इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी, लेकिन फिर हम पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे और उस पर 10 सवालात उठते हैं और फिर आप मुजरिम करार पाते हैं कि आप खामोश रहे तो क्यों रहे। अगर आप खामोश रहते, आपकी मजबूरी थी, तो आपके इर्द गिर्द के लोग मज़े ना लूट रहे होते। आपने वो सब भी किया और आज आप इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर रहे हैं, तो आप कसूरवार हैं और जवाबदेह हैं। बिल्कुल अरसलान साहब आप ठीक कहते हैं, कसूरवार सिर्फ वो अकेले नहीं है, वो सारे कसूरवार है जो आज अपने मुंह से बीन्स निकाल रहे हैं। वो तमाम उस ताकत का हिस्सा रहे, तमाम ने मजे लूटे, तमाम को आज ही याद आया, कुछ को रिटायरमेंट के बाद और कुछ को हुकूमत से निकलने के बाद। ठीक है आगा तो साहब, आपका पॉइंट आ गया। जिम्मेदार ब्रेक की जाने पड़ेंगे जी, ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक डॉक्टर फारूक आदिल साहब। थोड़ा सा ज़रा आगे बढ़ते हुए जो इस वक्त की अब बाकी की सूरत हाल है, आपको क्या ये इक्वेशन नज़र आ रही है? आज की बात करें, पीट पगाड़ा एक बड़ा मैसिव शो उन्होंने पुटअप किया और वो भी यही बात कर रहे हैं, बाकी लोग भी यही बात कर रहे हैं, एक अमूमी ख्याल भी यही है कि जिस तरीके से ये जोड़ तोड़ करके और मिल मिला के ये हुकूमत बनाई जाएगी, ये बड़ी एक वीक गवर्नमेंट होगी। और मैं मौलाना फजल रहमान साहब ने हाइब्रिड प्लस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो कहते हैं इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हाइब्रिड थी, दिस इज़ गोइंग टू बी हाइब्रिड प्लस गवर्नमेंट। मसाइल एक बेतहाशा हैं पाकिस्तान के, बहुत सारी चीज़ों से डील करना है। नवाज शरीफ साहब खुद अब ड्राइविंग सीट पे नहीं आ रहे हैं, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनना था, शहबाज शरीफ साहब को दे रहे हैं। ये कुछ उसी तरह जो हमने 16 महीने की हुकूमत देखी, वैसी कोई चीज़ हम क्या 5 साल तक अफोर्ड कर सकते हैं या हालात कुछ बदलेंगे? इस किस्म की जो मैंडेट मिला है मुख्तलिफ सियासी जमातों को, मिसाल के तौर पे एक बड़ी जो पार्टी के तौर पे उभरी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट, लेकिन जितने उनका वो है उन्हें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मियां नवाज शरीफ ने जो तकरीर जिसको आप विक्ट्री स्पीच कहते हैं, वो जो तकरीर की उसमें भी उन्होंने कहा कि हम सबका जो कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने आज़ाद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया, जो कोई भी है हम उसके मैंडेट का एहतराम करते हैं। उसके बाद इसकी वजाहत जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने की और कहा कि भाई अगर हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं और अगर वो हुकूमत बनाते हैं तो वेलकम, बिस्मिल्लाह वो बनाए हुकूमत। और ये बात भी हुई कि वो हमारे साथ आ जाएं, ये सारे ऑप्शंस मौजूद थे। आज पीटीआई ने ऑफिशियली, मैंने अभी आपके पास आने से पहले देखा खबरों में कि पीटीआई ने कह दिया जी कि पंजाब हो या मरकज, माफ कीजिएगा, हम अपोजिशन में बैठेंगे। सवाल ये है कि ये हुकूमत क्यों नहीं बना रहे? अगर मियां नवाज शरीफ नहीं हुकूमत बनाते तो फिर क्या होना चाहिए? क्या नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए? और जैसे कि आपने अभी बताया भी कि किसी शहरी ने ये दरख्वास्त दायर भी कर दी है, नहीं मालूम उस नतीजा उसका क्या निकलेगा, लेकिन फौरी तौर पर जो हालात हैं, ख़ास तौर पर इकनॉमिक हालात हैं और जो आपका मामला है IMF के साथ, उसमें तो इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। हम तो खुदा न खास्ता फिर उसी गड्ढे में जा गिरेंगे जहां 16-18 महीने पहले गिरे हुए थे, यानी डिफॉल्ट का खतरा सर पे मुंडलाने लगेगा। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ तो होना है। वो कुछ क्या हो सकता है? हुकूमत साजी हो सकती है। जी अच्छा, जिनके पास सबसे ज्यादा वोट है वो हुकूमत बनाने पर आमादा नहीं है, यानी मैं पीटीआई का जिक्र कर रहा हूँ। तो अब बाकी रह गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और इनके दीगर एलाइज, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, कराची से और दीगर जगहों से है। जी तो अगर वो हुकूमत बनाते हैं, अब वो प्लस होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन जो इस सारे मंजरनामे में एक नई बात है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद है और ये हुकूमत उनकी ज़ेर निगरानी बनेगी और उनके ज़ेर निगरानी चलेगी। तो इसका मतलब ये है कि उनका तजर्बा भी इस हुकूमत को हासिल होगा। खुद क्यों नहीं तो होंगे वो इस ड्राइविंग सीट पे गुंजलन सर? इसकी सूरत क्या वजह है? वो तो ही वाज ऑल गियर्ड अप, तैयार थे, आए थे, चौथी बार के वजीर आज़म, फिर जो उनकी कैंपेन थी पाकिस्तान को नवाज दो, अब नवाजेंगे सिर्फ तजर्बे से, वो साथ बैठ के खुद नहीं वो ड्राइविंग सीट पे होंगे, क्यों?
मेरा जो इंफॉर्मेशन है और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले से ही तैयार नहीं थे हुकूमत बनाने के लिए। जब इनसे राब्ता किया गया था तहरीक अदम एतमाद से बहुत पहले कि आप हजूर वापस तशरीफ लाएं, आपके बगैर मुल्क नहीं चल सकता, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि नहीं जी, मैं तो इंटरेस्ट नहीं रखता किसी, अब मेरे कोई ख्वाहिश नहीं है कि हुकूमत में आऊँ या ना आऊँ। ये जो पाकिस्तान को नवाज दो का स्लोगन आया और चौथे वजीर आजम का स्लोगन आया, चूंकि मियाँ नवाज शरीफ पोस्टर बॉय हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान मुस्लिम मुस्लिम लीग लीग नून नून के, के। और मुस्लिम लीग ब्रांड है, तो इस वजह से ये शायद उन्हें इख्तियार करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ें शायद पहले से तय थी। और जो तकरीरें थी मियाँ नवाज शरीफ की मुख्तलिफ मकामात पर, फैसलाबाद में, गुजरावाला में, कसूर में और दीगर जगहों पर, उसमें भी उन्होंने जब कोई यानी असाइनमेंट देना होता था, तो वो कहते थे कि भाई ये आप जैसे फैसलाबाद में कहा कि जी इन्होंने आपको सिर्फ एक चीज़ पे अपना उस मेट्रो पे टरखा दिया, मैं तो ये कहता हूँ कि अपना ऑरेंज ट्रेन भी यहाँ बननी चाहिए। तो मियाँ साहब शहबाज शरीफ से कहेंगे कि वो भी फैसलाबाद में बनाए। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोगों की रुझान साजी या ज़हन तैयार कर रहे थे कि आइंदा लीडरशिप जो है वो शहबाज शरीफ के पास अच्छा, होगी। ये बिल्कुल आपने इस ज़ाविये से सोचा, मुझे लगा कि वो कहेंगे बतौर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से ख़ुद वज़ीर आज़म बन के, लेकिन फिर आप डॉक्टर साहब आप कमाल करते हैं। खैर, मैं ज़रा आगे बढ़ूँगा। लगारी साहब का शायद मुझे अब पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके। लगारी साहब, क्या राय है आपकी इस वक्त, क्या ये इक्वेशन फॉर्मेशन बन रही है? कोई वाज़े तौर पर किस तरह हुकूमत बनेगी, बन जाएगी? पहले तो मुझे ये बताएं, और फिर किस तरह की शक्ल उसकी देखते हैं आप? पहली बात ये है कि कल से लग रहा था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं कि पीटीआई ने अपने वजीर आजम और वज़राए आला के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था, और ये लग रहा था कि वो जनाब बेहतर समत में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए वो करे हुए हैं। लेकिन जो हालात तेजी से ख़राब हो रहे हैं वो ये है कि अब लोग हुकूमत साजी से पीछे हट रहे हैं, और पीटीआई कह रही है अपोजिशन में बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप तो उनको मशवरा यही दे रही थी शुरू में कि जनाब इंतखाबात के बाद ये मशवरे शुरू हो गए थे कि अपोजिशन में बैठना चाहिए। अच्छा, PMLN जो है वो उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है जिसके तहत वो हुकूमत बना सकते। ज़ाहिर है उनको बैसाखियों की ज़रूरत है, और पीटीआई भी बगैर बैसाखी के उन्होंने कहा था कि हमें वो पिछली हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। तो ये तो उनका वो था कि पिछली हुकूमत डिलीवर भी नहीं किया था, और उनकी वो हुकूमत जो है फेलुअर थी। लेकिन अब जो है वो अब इस हालत में कैसे हुकूमत को लेते हैं। तो ये इलेक्शन का जो आपने पूरे का पूरा ये एक पूरा प्रोसेस हुआ है, वो लगता ये है कि ये नतीजा खेज नहीं रहा है। अच्छा, ये किसके मफाद में? पहली बात ये है कि ऐसे इलेक्शन जिसके लिए बहुत सी मैनोवरिंग की गई, बहुत से मैनिपुलेशन की गई, और जिस तरह से 2018 के इलेक्शन में की गई थी, एक पार्टी को नवाजने के लिए, अब फिर एक और पार्टी को नवाजने के लिए भी कुछ मैनोवरिंग और मैनिपुलेशन की गई, तो किस लिए की गई थी? क्या इलेक्शन जो है वो इस तरह का बिखरा हुआ मैंडेट डालकर, और उससे क्या हासिल किया गया है? हमने क्या हासिल किया, पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, और जो इलेक्शन मैनेजर थे उन्होंने क्या हासिल किया? और हमेशा इलेक्शन जो मैनेज होते हैं तो उनको ख्याल नहीं होता है कि हम किस तरह पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं। अब तो एक तारीख की तरफ लेकर गए हैं, बहुत तारीख हालात हैं जो हमें नजर आते हैं, और बेहतर ये होगा कि एक वसी और बुनियाद हुकूमत बना दी जाए, और अगर तमाम फरीक राजी हों तो मुल्क किसी न किसी तरीके से मौजूदा मुआशी, सियासी, समाजी, नफसियाती हर तरह का बहरान है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही संगीन किस्म का बहरान जो है वो चारों तरफ से फैला हुआ है, और उसके कई चीजें हैं। बेहतर ये होगा कि सब लोग मिलकर बैठें और उसको संभालें। अच्छा, कोई इनिशिएट भी नहीं कर रहा है। एक वक्त होता था नवाब नसरुल्लाह खान देखते थे कि यार मुसीबत हो गई है, लोग वो हो रहे हैं, तो वो फौरन यार पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला लिया करते थे। ऐसी कोई सूरत हाल भी नहीं है, कोई किसी पर भरोसा करने को भी तैयार नहीं है, कोई किसी से बात करने को भी तैयार नहीं है, कोई मेज अपने बिछाने के लिए तैयार नहीं, कोई दस्तरखान लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई दावा देने के लिए तैयार नहीं कि बिठाओ इन तमाम लोगों को, कहो कि जनाब आ जाएं और बैठें
असल बात तो फ्लोर तो वही है कि असम्बली में बैठें और फिर बैठकर वहाँ फैसला करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपके लिए रास्ते मसदूद हो रहे हैं और सियासी लीडरशिप जो है वो उसका फेलुअर नजर आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा है, कोई एक पर्सनालिटी, कोई नाम आपके जहन में? आपने नवाबजादा नसरुल्लाह की बात की, उन जैसी कोई और फिगर है मुल्क में जो ये कर सकता है? अगर करना चाहे भी, अपना दस्तरखान बिछाए भी, तो कर लेगा कन्विंस सारों को बैठने पे, या अब कोई है ही नहीं शायद ऐसा? लगारी साहब, मेरे ख्याल में अब भी लोगों को आना चाहिए। मियां नवाज शरीफ कहें मैं वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ और मैं हुकूमत का भी उम्मीदवार नहीं है। आप लोग आएँ और बैठें, पहले बात करें कि पाकिस्तान के मसाइल का हल करना है तो हम क्या करें। अपनी अपनी अनाओं को और अपने अपने वफादात को एक तरफ रखते हैं। जरदारी साहब आएँ और कहें कि जी मैं मेयर बिठाने को तैयार हूँ। अच्छा, आप फरीक बन जाते हैं जब, तो फिर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आप इशू के हल करने के लिए पेशरफ्त करें। मैं नहीं कहता हूँ कि जनाब कोई नहीं है पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अल्लाह ना करे कि खाली हो गया हो ऐसी सूरत हाल से। सिराजुल हक साहब बुला सकते हैं, मौलाना फजल रहमान बुला सकते हैं, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो सकती है कि एक कोई बेहतर वो हो सकता है। मेरा ख्याल है कि अब जहाँ पर हम पहुँचे हैं उसके यहाँ तक पहुँचने में सब जिम्मेदार हैं। सर्विसेज भी, सियासी अशराफिया भी, वो सब जिम्मेदार हैं। अब सबको बैठकर इस मसले का हल निकालना होगा। सबको बैठ के मसले का हल निकालना होगा। आगा इकरार हारून साहब, आप किस तरह की फॉर्मेशन इस वक्त देख रहे हैं? क्या ये सब वाला तो मामला बहुत मुश्किल और मुझे तो ना होता हुआ नज़र आता है। चंद लोग ही साथ बैठ जाएं और चीज़ें चला लें, यही बड़ी बात है, लेकिन वो भी नज़र नहीं आ रहा। आप कैसी फॉर्मेशन देख रहे हैं गवर्नमेंट की, चीज़ों की? और मार्च के पहले हफ्ते में हुकूमत इन प्लेस होनी है, किस तरह की हुकूमत आपको नज़र आ रही है? किस तरह वो मसाइल से, इतने बड़े मसाइल से नबर्द आज़मा होगी? देखिए, मुझे तो मैं वैसे, वो मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा, मैं तो बिल्कुल ही पेसिमिस्ट नहीं हूँ। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ कि मार्च में हुकूमत फॉर्म हो जाएगी और ये बेसिकली एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी। और जो इसमें स्ट्रेटजी इख्तियार की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो यूरोप में बड़ी पॉपुलर स्ट्रेटजी है कि आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाने के लिए तो वोट देते हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनते हैं। ये बहुत सारी मिसालें आपको यूरोप में मिल जाएगी। रिसेंटली 2021 और 2022 की आपको मिसालें मिल जाएंगी, वहाँ की, स्वीडन की और नॉर्वे की। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये गवर्नमेंट कैसे फेस करेगी इकोनॉमी को या बाकी इश्यूज को, वो तो हमने देख लिया कि जैसे पीडीएम ने फेस किया है वैसे ही फेस करेगी। बहुत आसान काम है। आपका और मेरा 23 रुपए का यूनिट था बिजली का, अगर हम 600 यूनिट इस्तेमाल करते थे। अब वो 64 रुपए पे ऑलरेडी जा चुका हुआ है और वहाँ में 70 या 72 क्रॉस कर जाएगा इसी हफ्ते। और गैस जो आपका बिल 400 रुपये आता था, वो मिनिमम बिल 4500 रुपये आ रहा है। ये इसी तरह ही करेंगे, क्योंकि ना तो हम पीडीएम की गवर्नमेंट ने कभी यानी कि रिस्क लिया कि हम जो टैक्स कलेक्शन है उसका बेस को ब्रॉड करें, तो ना ही वो अब करेंगे। जो भी होगा, मैं इसको पीडीएम प्लस या पीडीएम 2 नहीं कहता हूँ। बहरहाल जो भी पीडीएम गवर्नमेंट की कारकर्दगी थी वही कारकर्दगी फिर दिखाने जा रहे हैं ना, और क्या है आपके पास। और ये हालात किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक ही तरह के हैं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि जी वो आ जाएगा तो बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही हुकूमत बनाएगी सेंटर में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही हुकूमत बनाएगी पंजाब में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में हुकूमत बनाएगी, केपीके की हुकूमत बन चुकी भी है। तो मुझे तो इसमें क्राइसिस नज़र ही कोई नहीं आ रहा है। हाँ, क्राइसिस क्या है? क्राइसिस ये है कि हुकूमत कितनी अर्सा चलेगी, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है। अच्छा, अभी तक आप यानी कि ये ख्याल किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेके सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर सब यहीं से गुफ्तगू, यहीं से आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा लेता हूँ मैं। ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक से वापस आकर आप अपना पॉइंट कंप्लीट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक। आगा इकरार हारून साहब, तो जो आप फॉर्मेशन पर बात कर रहे थे उसको काइंडली मुकम्मल कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने कहा था कि कैसे चलेगी। देखिए, उस तरह चलेगी जैसे पीडीएम चली है। आप ये देखिए कि मैंने पहले आपको बात बता दी है कि जो सर्विसेज के चार्जेस हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनकी स्टेटस क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस का स्टेटस क्या है, वो आपके सामने है।
आप ये देखें कि पीडीएम गवर्नमेंट ने कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती थी कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है, लेकिन उसी पीडीएम गवर्नमेंट ने एक जुम्बश कलम से 30% तनख्वाह बढ़ा दी तमाम ब्यूरोक्रेट्स की और तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। मुझे एक बात बताइए कि क्या सिर्फ वही आदमी पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा है या उसका फर्द है जो कि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करता है? एक आम आदमी जिसको हुकूमत की जॉब नहीं मिल सकी है, क्या वो इंसान नहीं है? उसको ही चीजें कीमत आप बढ़ाते गए और वो जो पैसे आपने कमाए वो आप ब्यूरोक्रेट्स को देते रहे और ये आपने कर दिया। उसके अलावा अब इमेजिन, आप कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। पंजाब ने 50 एसयूवीज खरीदी, 4-4 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है, और 60 एसयूवी का ऑर्डर भी प्लेस कर दिया। ऐसे ही चलेगी नहीं गवर्नमेंट। सर जी, हुकूमतें चलती रहती हैं, रियासतें खत्म नहीं होती हैं। रियासत का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ना, इंसान, वो भूख से मरता है, अपने बच्चों को फरोख्त करता है, खुदकशियां करता है। और ये होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। यही होगा यहाँ पे और यही हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है? और फिर मैं एक और अगर आप मुझे 1 मिनट और देंगे, राइट, मैं अगर एक सब और वक्त बड़ा महदूद है, एक और अहम नुक्ते पर मैंने राय लेनी है आप तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की, तो मैं डॉक्टर साहब की जानिब वापस आऊँगा, फिर नज़ीर लगारी साहब, फिर आपसे राय लेता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पीर फगारा साहब का आज का मजमा था और जो एक बात उसमें की गई यार, मैं फिर लिंक कर रहा हूँ जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात की कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए। उस पर अदम एतमाद है सभी का, ऑलमोस्ट कोई उस पर खुश नहीं है। पीर फगारा साहब ने मुल्क में हालात अच्छे नहीं है, एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने की बात कर दी है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी सूरत की जानिब मुल्क बढ़ रहा है क्योंकि कोई चीज़ें बनती हुई चलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही? एंड आई थिंक एनीबडी कैन प्रिडिक्ट कि जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो भी कोई बहुत अच्छे तरीके से हमें आगे नहीं बढ़ती हुई, लंबे अरसे तक चलती हुई नज़र नहीं आएगी। ये मेरी दुआ है कि कोई ऐसा इमरजेंसी, कोई मार्शल लॉ, कोई ऐसा अल्लाह करे इक़दाम ना हो। अगर ये एक ऐसा इक़दाम होगा तो ये बड़ा डिज़ास्टर्स होगा, हमारे इत्तेहाद के लिए ख़तरा होगा, हमारे विफाक के लिए ख़तरा होगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए। वैसे मुझे पीर पगाड़ा का बहुत एहतराम है, लेकिन नॉर्मली माजी में जितनी भी मुदाखलतें हुई हैं, चाहे वो बाज़ाब्ता मुदाखलत हो, चाहे वो पर्दे में मुदाखलत हो, इसकी खबर आम तौर पे इन्हीं के ग्रुप की तरफ से आती रही है। इन्हीं के लोग बताया करते थे कि अब चाप सुनाई दे रही है, नहीं दे रही। लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये बात मायूसी में कही जा रही है, और सब ने तो नहीं कहा कि धांधली है, लेकिन धांधली अगर है तो पीटीआई ने कैसे कबूल कर लिया कि वो बैठेंगे और नए इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे कर लिया? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और दीगर जो इनकी एलाइज जमातें हैं, देखिए एक प्रोपोगंडा है, और हमारे यहाँ प्रोपोगंडे का एक रुझान गुज़श्ता 5, 7, 10 बरस में एक नया रुझान शुरू हुआ है। यानी ख़ास तौर पर इसके एक्सपर्ट तो मेरे दोस्त आगा साहब हैं कि नैरेटिव बिल्डिंग और उसका फ़रोख्त करना। तो इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल है पीटीआई को, और गैर मामूली कहा जाता है कि इन्होंने गैर मुल्की माहिरीन की खिदमत हासिल कर रखी हैं, और ऐसा नैरेटिव बनाया कि पूरी रियासत को बांध के रख दिया और यानी किसी को हिलने नहीं दिया। ये बात तो ये जी डॉक्टर बात साहब। दुरुस्त है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर पीटीआई इलेक्शन रिजेक्ट करेगी तो उसके बाद कोई बात होगी। पीटीआई मुझे नहीं संजीदा नजर आती है इलेक्शन रिजेक्ट करने में और किसी नए इलेक्शन में। और अगर ऐसा नहीं है तो ये हुकूमत, जैसे आगा साहब कह रहे हैं, ये कामयाबी से बनेगी। और थोड़ी सी आगे बदशगुनी की बातें इन्होंने की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली राइट हुकूमत, सर, चाहे बिल्कुल वो डॉक्टर मुस्लिम साहब, लीग पॉइंट आ हो, गया आपका। मैं ज़रा नज़ीर लगारी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, वो कैसे देखते हैं? सिंध में मौजूद हैं। आज पीर फगारा साहब ने एक बड़ा शो पुटअप किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का लगारी साहब मौक़िफ़ ये था कि ये जो उनके मुरीद हैं उनका एक मजमा इसको समझा जाए, एक सियासी शो ना इसको समझा जाए। पीपल्स पार्टी कह रही, इत्तेफाक करेंगे इस बात से आप? और जो बात उन्होंने एमरजेंसी या मार्शल लॉ की उस पर क्या राय? अच्छा, मुरीद इंसान नहीं होते क्या? अगर मुरीद थे तो क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो उनका वोट नहीं होगा? यकीनन वोट होगा। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि
उनके किसी वोट पर किसी ने कोई ऑर्गेनाइज किस्म की तांत्रिक है, उन्होंने चंद सीटों पर आस लगाई हुई थी। हमेशा होती हैं 2-3 सीटों पर आस लगाते हैं और वो 2-3 सीटें आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं। ये ठीक है कि उनके मुरीद आए होंगे, ये ठीक है कि और सियासी पार्टियों के लोग आए होंगे और उन्होंने आकर इसमें शिरकत की होगी। ये और दूसरी बात यह है कि पीर वगैरह पूरी इलेक्शन कैंपेन में नहीं आए। वो खुद उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा जाता रहा कि आप चलें इंतखाबी मुहिम में चलें, मैं नहीं गया था, तो मैं आज आया हूँ। तो हो सकता है कि बहुत से लोग उन्हें देखने के लिए आए हों और एक बहुत बड़ा सेगमेंट तो वो है ना कि जो उनकी ज़ियारत करना चाहता है और उनको देखना चाहता है। ये है यहाँ पर्सन में, हम इस चीज़ को देखते रहते हैं। और यही हाल सर्विस जमात का है, यही हाल जो है पीर वगैरह की पूरी दैन का है। तो ये ऐसा है और क्राउड जो है वो वाकई अच्छा था, इसको नहीं हम डिनाई कर सकते कि जनाब क्राउड अच्छा नहीं था। मैं ऐसे जलसे भी कम देखने में आए जो जलसा ये हुआ था। अच्छा, जो अभी बात हो रही थी ना पैसिव होने की, तो मेरा ख्याल है कि पैसिव होना जो है वैसे भी मुनासिब नहीं। हमें बार-बार बेहतरी की तरफ सोचना है और बेहतरी के लिए ही मैंने ये कहा था कि एक वसीउल बुनियाद हुकूमत के बारे में गौर करना चाहिए और किसी ना किसी को आगे आना चाहिए। अच्छा, ये बसात वही बिछा दें अगर कोई और नहीं बिछाता है। जो लोग बिछाते बिछाते हैं, जो लोगों को जो है वो अपने लाड प्यार में अपने उसमें बिठाते हैं, गमलों में बिठाते हैं और उनको लेकर आते हैं। अब मेहरबानी करें, अपने ऊपर मेहरबानी करें, हम पर ना करें, स्टेट पर ना करें। लोगों ने भुगतना है, वो भुगतेंगे ये सारी सूरत को। लेकिन जब वो अपने अपने प्यारों को, अपने राज दुलारों को वो जब वो करते हैं तो आप मेहरबानी करें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, इस रियासत के ऊपर, इस विभाग के ऊपर वो आकर इस सारी सूरत को संभालने के लिए साथ थे। ये चूंकि एक राइट लगारी साहब, बिल्कुल सही पॉइंट आ गया। मैं ज़रा क्विकली आगा इकरार हारून साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू इस पर ले लूँ। आप कैसे देखते हैं सर? एक इस वक्त तक तो अभी तक ये वक्त यकीनन ऐसा ही होता है, जब तक हुकूमत की फॉर्मेशन नहीं हो जाती तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं। आप समझते हैं कि ये मार्च के पहले हफ्ते के बाद कुछ स्मूथ सेलिंग हो जाएगी या हालात आपको मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं और ये जो एमरजेंसी वाली बात है इसमें कुछ दमखम है? बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं तो बिल्कुल पेसिमिस्ट नहीं हूँ। हुकूमतें बनेगी, मैंने आपको बता दिया, पंजाब में PMLN बनाएगी, सिंध में पीपल्स पार्टी बनाएगी, बलूचिस्तान में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी बनाएगी, KPK की गवर्नमेंट ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी हुई है और अपना जो फेडरल गवर्नमेंट है वो PMLN बनाएगी। मुझे कोई इसमें शक है पहले दिन से नहीं है। हाँ, आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए, रिजल्ट तो PDM की गवर्नमेंट ने हमें दिखा दिया है कि क्या होगा, वही होगा, सिंपल सी बात। जो रिज़ल्ट आपने कहा जी, ये बिल्कुल ऐसा ही। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पर अपने तीनों मौजूद मेहमानों का। गुफ्तगू आपने सुनी, इस वक्त यकीनन ये दिन बड़े क्रूशल और अहम हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि एक फॉर्मेशन, एक बेहतर हुकूमत फिर भी कायम हो सके। एक सवाल बहरहाल रहेगा कि हुकूमत तो कायम हो जाएगी, लेकिन वो कितनी मजबूत होगी, कितना इस्तेहकाम ला पाएगी और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से किस हद तक निपट पाएगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हमें यकीनन वक्त के साथ आने वाले दिनों में मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएँ। आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।